पुस्तक का नाम दहेज एक कुरीति, ऑडियो 6। शीर्षक है सुशिक्षित कन्याओं की विवाह समस्या का एक व्यावहारिक समाधान। समाज में संव्याप्त अनेकानेक समस्याओं में से एक है सुशिक्षित कन्याओं के विवाह की समस्या। शिक्षा के साथ साथ लड़कों की भांति लड़कियों में भी शिक्षा के प्रति गहरी अभिरुचि पैदा हुई है। रूढ़िवादिताओं और परंपराओं से चिपके रहने वाले वर्ग को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश अभिभावक अब सोचने लगे हैं कि आज के प्रगतिशील युग में लड़कों की तरह लड़कियों का भी सुशिक्षित होना आवश्यक है। यह उचित है और समाज के विकास के लिए उपयोगी भी। इस चिंतन का परिणाम यह निकला है कि लड़कियों में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, पर इसका एक दुखद पहलू उभर कर सामने आया है, सुशिक्षित कन्याओं के विवाह की समस्या। इस समस्या के पैदा होने के कई मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं। यह मान्यता लंबे समय से चली आ रही है कि विवाह में लड़की की तुलना में लड़के को अधिक शिक्षित होना ही आवश्यक है। साथ ही सुंदरता एवं संपन्नता को भी अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आयु की दृष्टि से भी लड़के का बड़ा होना आवश्यक है। इन सभी कसौटियों पर कसने के उपरांत विवाह की बात सोची जाती है, पर बदलते हुए सामाजिक परिवेश में यह प्रायः असंभव ना सही तो मुश्किल अवश्य है कि उपरोक्त सभी कसौटियों पर खरे उतरने वाले लड़के मिल जाएं। एक दो की बात अलग है, अन्यथा अधिकांश में किसी न किसी प्रकार की कमी अवश्य होगी। कोई सुंदर हो सकता है, पर आवश्यक नहीं कि वह योग्य भी हो। योग्यता के साथ शारीरिक सौंदर्य जुड़ा हो, यह जरूरी नहीं है। धन की संपन्नता की कसौटी पर कसने पर तो बिरले ही खरे उतर सकते हैं। बहिरंग की ये सभी अधिकांश विशेषताएं ढूंढी जाती हैं। इस दृष्टिकोण के कारण शिक्षित लड़कियों का विवाह एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में विवाह योग्य कन्याओं में उनकी संख्या अधिक है जो अधिक पढ़ी लिखी हैं तथा जिनकी आयु अधिक हो चुकी है। प्रस्तुत समस्या का समाधान यह हो सकता है कि अधिक योग्यता संपन्न, प्रतिभा एवं सुंदरता से युक्त लड़का तलाशने की अपेक्षा वे विशेषताएं लड़कों में ढूंढी जाएं जो जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए कहीं अधिक आवश्यक हैं। चयन में सुसंस्कारिता को प्रधानता दी जाए तो इस संकट का हल निकल सकता है। समान स्तर के लड़के मिल जाएं तो अधिक अच्छा है, अन्यथा थोड़े कम शिक्षित, कम योग्य लड़के जो सुसंस्कारी हों, शिक्षित लड़कियों के लिए अधिक उपयोगी जीवन साथी हो सकते हैं। यह सोचना निराधार है कि दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी, सफल और सरस तभी बन सकता है जब लड़की की तुलना में लड़का कहीं योग्य, प्रतिभा संपन्न हो। जो विवाह की आयु सीमा को पार कर रही हैं, उनकी शादी उनसे उम्र में थोड़े कम लड़कों से भी की जा सकती है। अविवाहित रहकर बोझ भरा जीवन जीने की अपेक्षा यह कहीं अधिक श्रेयस्कर है कि व्यावहारिक धरातल पर समाधान ढूंढा जाए। समाज का यह भी कर्तव्य होता है कि वह लड़कों के चुनाव में मात्र सुंदरता, योग्यता और संपन्नता को अतिरंजित महत्व न देकर सुसंस्कारिता दाम्पत्य जीवन की सफलता का मेरुदंड है, उसे भी अधिक सफल महत्व दिया जाए। यह संभव हो सके तो लड़कियों के विवाह की समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। अगला शीर्षक है दहेज का दानव अब तो मरना ही चाहिए। विवाह एक नए जीवन का, नए परिवार का शुभारंभ है। इस तथ्य को सत्य करने के लिए जिस आधार की अनिवार्य आवश्यकता है वह है प्यार और सम्मान। इसके बिना यह संबंध एक प्रकार से भार रूप ही रह जाता है। भार ही नहीं, बंधन ही नहीं, नरक भी। कोई भी स्वस्थ मनुष्य इस स्थिति में होता है कि अपना पेट भर ले और अपने सहयोगी अथवा आश्रित का भी गुजारा कर दे। कन्या ससुराल इसलिए नहीं भेजी जाती कि वह अपंग, अपाहिज है, माँ बाप उसका पेट नहीं भर सकते अथवा वह अपना निर्वाह स्वयं नहीं कर सकती, वरन इसलिए भेजा जाता है कि उसे अपेक्षाकृत अधिक दुलार, सम्मान मिले, साथ ही एक साथी एवं परिवार का ऐसा सहयोग मिले जिसे वह जीवन को सुखी समुन्नत बना सके। पति या ससुराल के अन्य सदस्यों से ऐसी ही आशा अपेक्षा करते हुए लड़की का विवाह किसी सुयोग्य लड़के से सभ्य परिवार में किया जाता है। दाता का दर्जा सदा ऊंचा रहता है और ग्रहिता का नीचा। इस दृष्टि से वर को वधू का और वधू के ससुराल को संबंधी का कृतज्ञ होना चाहिए। बदले में कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि वधू अथवा उसके अभिभावकों को सहकार, सद्भाव मिलता रहे। यही उचित भी है और यही संसार भर के सभ्य देशों का प्रचलन भी। पर इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए
कि विश्व की को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले अपने समाज की मान्यताओं और प्रथाओं में ऐसा अंतर आया जिसे स्वर्ग से उतरकर नरक में जा घुसने के समतुल्य माना जाए तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी। विवाह को ही लीजिए, ससुराल वाले चाहते हैं कि लड़की का बाप अपने कपड़े बर्तन बेचकर और ऋण लेकर उनके लिए दहेज की मोटी रकम प्रदान करे। इतना ही नहीं, जिन मस्खरों को जोड़ बटोर कर बारात के नाम पर ले जाया जाता है उनको शादी की दावत और आराम के ठाट बाट मिले। जो दिया जाए उसे इस प्रकार प्रदर्शन किया जाए मानो किसी के यहाँ डकैती डालकर अपने अभिमान को मूंछ मरोड़ते हुए दिखाया जा रहा है। वर नाम के महाशय भी इस अवसर पर अपनी दरिद्रता और हीनता दिखाने में नहीं चूकते। कभी मोटर मांगते हैं, कभी स्कूटर, कभी विलायत पढ़ने का खर्चा, कभी क्या। इस मांग का मतलब है कि वे कोई बिगड़े हुए कपूत हैं जिसका बाप तो कुछ कर नहीं सकता और वे स्वयं भी अपाहिज या भिखमंगे जैसे हैं जो लड़की के बाप के आगे पल्ला पसार कर अपनी फरमाइशें पूरी करवा रहे हैं। तृष्णा का कोई अंत नहीं, जो मिला है उसे कम मानना और अधिक पाने के लिए वधू को त्रास देना कि यह अपना दुखड़ा रोकर इन डाकुओं के लिए किसी प्रकार और धन मांग लाए। सामान्यतः यही है दहेज का मोटा स्वरूप, जो हर स्थिति में कम ही आंका जाता है और बदले में वधू को तिरस्कृत या पीड़ित किया जाता है। लड़कियां स्वभावतः भावुक होती हैं, विशेषतया उस स्थिति में जबकि वे ससुराल के संबंध में प्यार, सम्मान और सहयोग के सपने संजोकर आई हैं। इस स्थिति में वो भी भावुक हो उठती हैं। ससुराल का दुर्व्यवहार, पति की उपेक्षा, अपना अंतर्द्वंद मिलकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें या तो नववधु के प्राण लेकर दूसरी जगह से अधिक पैसा बटोरने का षड्यंत्र बनाया जाता है या अपमान से ग्रस्त वधु स्वयं ही आत्महत्या कर बैठती है अथवा कोई लांछन लगाकर परित्यक्ता बना दी जाती है। इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आ जाने पर समाज के विचारशील वर्ग का आक्रोश उमड़ना स्वाभाविक है। अतएव सरकार पर काफी दिनों से दबाव डाला जा रहा है कि इस अन्याय उत्पीड़न को रोके। खर्चीली शादियां पूरे समाज को दरिद्र और बेईमान बनाए दे रही हैं, इसलिए इस कुप्रथा पर बंधन लगाए जाएं। तदनुसार सरकार इस कुप्रथा के विरुद्ध शिकंजा कसने में एक एक कदम आगे बढ़ रही है। हल्के नियंत्रणों से बात ना बनती देखकर उसने दहेज लूटने वाले लुटेरों के विरुद्ध क्रमशः बड़े प्रतिरोध लगाए हैं। 20 मई 1961 को पारित किए गए अधिनियम में भारत सरकार ने दहेज लेना व देना रिश्वत लेने देने की तरह दंडनीय अपराध घोषित किया है। दहेज में वधु के अलावा किसी अन्य को कोई वस्तु या नकदी मिले तो वह उसे वधु की निजी संपत्ति मानते हुए उसे वापस कर दिया जाए। इसमें हिला हवाला करने पर 16 मास की कारावास और जुर्मानों की व्यवस्था की गई है। लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और दहेज के दैत्य पर कोई कारगर अंकुश न लगा। इसी प्रसंग में लड़कियों का उत्पीड़न विधिवत चलता रहा। कानून को कुछ कमजोर देखते हुए 25 दिसंबर 1983 को सरकार ने एक नया संशोधन पास किया। इसमें पति या उसके संबंधियों द्वारा वधु पर अत्याचार करने की स्थिति में 6 माह तक की कैद पति और उसके संबंधियों को देने की व्यवस्था की गई। इस संशोधन में वधु को आत्महत्या के लिए उकसाने या उसके स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाने वाले भी अत्याचारकर्ता ठहराए गए। दहेज के लिए वधु को सताना भी अपराध घोषित किया गया। विवाह के उपरांत 7 वर्ष के भीतर यदि हत्या या आत्महत्या का संदेह है तो उसके शव की डॉक्टरी परीक्षा कराने का भी प्रावधान रखा गया। साथ ही यह धारा भी जोड़ी गई कि ससुराल वाले पूर्णतः निर्दोष हैं, यह साबित करने की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। इसके बाद भी दहेज का दानव काबू में ना आया तो सरकार ने 11 सितंबर 1985 को तीसरा उससे भी बड़ा कानून पास किया। इसके अनुसार दहेज लेने देने या उकसाने वालों को 6 महीने की अपेक्षा 2 वर्ष तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना रखा गया। यह साबित हो कि दहेज में 10,000 से अधिक रकम ली गई है तो जुर्माना उस अनुपात में बढ़ भी सकता है। वधु या वर को कोई छोटे मोटे उपहार यदि कितनी संबंधियों ने दिए हैं तो उनका पूरा विवरण मूल्य सूची बनाकर वर वधु को सदा अपने संदूक में रखना पड़ेगा, जिसे कभी भी मांगा और देखा जा सकता है। इस सूची पर विवाह में सम्मिलित लोगों की गवाहियां भी होंगी। यदि वधु के निमित्त दी हुई वस्तु या राशि ससुराल वालों ने अपने कब्जे में रखी है तो भी वह एक दंडनीय अपराध होगा।
लड़की के अभिभावक यदि किसी भय से शिकायत ना करना चाहें तो पुलिस को भी अधिकार दिया गया है कि वह अपनी ओर से छानबीन करे। सार्वजनिक संस्थाएं भी ऐसी रिपोर्ट कर सकती हैं। आक्रोश भरे लोग यहाँ तक कहते सुने गए हैं कि इतने पर भी दहेज जीवित रहा तो ससुराल वालों को सारी संपत्ति कुर्क करके बेटी वालों के यहाँ भिजवाने और वर को लड़की के पिता के यहाँ बंधुआ बनाकर रखने जैसी स्थिति नौबत लाई जाए। आशा की जानी चाहिए कि दहेज के कलंक से अपना समाज जितना कलंकी बना है उसे ही पर्याप्त मानकर समय का तकाजा लोगों को सुधार देगा। ऐसा समय ना आवेगा कि लड़का और उसके घर की संपत्ति बेटी वालों के यहाँ भेजनी पड़े। अगला शीर्षक है खर्चीली शादियां बंद होनी चाहिए। मनोरंजन की छूट वहीं तक दी जा सकती है जहां तक कि वह कोई अनर्थ ना उत्पन्न करती हो। दिवाली के दिनों तेज आवाज वाले पटाखे चलाने में तनिक भी असावधानी होने से उंगलियां उड़ जाने, आंख फूट जाने, कपड़ों में आग लग जाने जैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। समझदार लोग इससे बचने और बचाने का प्रबंध करते हैं। बच्चे मचलते हैं तो फुलझड़ी जैसी कम जोखिम की चीजें देकर छूट देते हैं, अन्यथा समझदार इस भोंडे खेल की रोकथाम ही करते हैं। होली के दिनों राहगीरों पर रंग या कीचड़ डालने का प्रचलन भी ऐसा ही है जो कई बार बुरी तरह कसक जाता है। कहीं सभ्य समाज में मिलने जाना है, उस समय रंग या कीचड़ कपड़ों पर पड़ जाने से सांप छछूंदर जैसी गति हो जाती है। न लौटते बनता है न जाते। कई बार ऐसे भद्दे रंग भी फेंक दिए जाते हैं जो छूटते नहीं। कपड़े की कीमत आजकल आसमान छू रही है। जिसका कोट पैंट पक्के रंग से खराब कर दिया गया हो उसमें फेंकने वाले का भले ही मनोरंजन रहा हो, पर जिसके पास एक जोड़ी ही कपड़ा था उसके लिए तो वह भौंडा मजाक बुरी तरह कसक जाता है। ऐसा ही एक मनोरंजन अपने यहाँ विवाह शादी के रूप में होता है। उसमें ढेरों पैसा इस प्रकार बर्बाद होता है जिसकी दोनों पक्षों में से किसी के लिए कोई उपयोगिता नहीं। बारात का चढ़ाना, लंबी चौड़ी दावत, वर वधू के लिए ऐसे कपड़े बनवाना जो बाद में शायद ही कभी काम आते हों, बैंड बाजे, आतिशबाजी आदि खर्चे का हिसाब लगाया जाए तो वह होली दिवाली जैसे मनोरंजनों के समान ही ऐसी बर्बादी है जिसमें ढेरों पैसा उड़ जाता है और उसकी ऐसी परिणति तनिक भी नहीं होती जिससे समझदारी कहा जा सके। गरीबों द्वारा अमीरों का स्वांग रचा जाना परले सिरे का फूहड़पन है। सभी जानते हैं कि औसत दर्जे का आदमी इस महंगाई के जमाने में मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता है। पेट काट कर, कर्जा लेकर, घर के बर्तन बेचकर अथवा बेईमानी बदमाशी पर उतारू होकर ही कोई इतना जमा कर सकता है जिसकी शादी के नाम पर होली जलाई जा सके। इधर से उधर को और उधर से इधर को जो उपहार भेजे जाते हैं वे रकम पूरी काटते हैं और काम किसी के नहीं आते। बहू शादी वाली तिहर को कदाचित ही फिर कभी पहनती है। जेवर पहनना अब सभ्य शिक्षित लोगों के यहाँ से चला गया। गवार फूहड़ लोग ही उन्हें लटकाए फिरते हैं और अपने पिछड़ेपन का ढिंडोरा पीटते हैं। सोने चांदी क्या भाव में है इसकी जानकारी प्राप्त करते ही कपकपी आ जाती है। फिर टाके बंटे में आधी तिहाई रकम ऐसे ही पानी में बह जाती है। इन दिनों के जेवर फिक्स डिपॉजिट हैं जिनमें 5 वर्ष में रकम दुनी हो जाती है। वह 20 साल तक उलटते जाते हैं और 5,000 के 25,000 हो जाते हैं। किसी को जेवर पहनना या पहनाना हो तो यही तरीका ठीक है। शोभा के लिए नकली पहन लेने से भी काम चल सकता है। शादियों में कुल मिलाकर दोनों ओर का जो पैसा खर्च होता है उससे उनके एक प्रकार से दिवालिया होने की ही नौबत आ जाती है। 3 दिन की धूमधाम के उपरांत शादियों में कुल मिलाकर दोनों ओर का जो पैसा खर्च होता है उससे उनके एक प्रकार से दिवालिया होने की नौबत आ जाती है। 3 दिन की धूमधाम के उपरांत जिंदगी भर के लिए ऐसी गरीबी सिर पर लद जाती है जिसके कारण परिवार की शिक्षा, तंदुरुस्ती, प्रगति के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। इसके उपरांत दहेज एक और लानत है जिसके लिए जिंदा लाश का मूल भाव होता है। लड़की वाला दहेज मांगे तो उसके पीछे एक तर्क भी है, पर जब लड़के वाला मांगता है तो वह वधू को मिला पैसा छीन कर खाता है। इस मांग जांच में भिखारियों जैसी निर्लज्जता अथवा डकैती जैसी दुष्टता की गंध आती है। इसे शोषण, उत्पीड़न जैसी नृशंस कृत्य भी कहा जा सकता है। जो 2 परिवार भविष्य के लिए स्वजन संबंधी होने का दावा करते हैं वे आपस में एक दूसरे की आंखें खींचते हैं, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं
आश्चर्य यह है कि यह पैसा दोनों में से किसी के हाथ नहीं आता। किसी की संपदा में इससे राई भर की वृद्धि नहीं होती, किंतु बर्बादी दोनों की समान रूप से होती है। बेटी वाला लौट जाता है और बेटे वाला उसे लूट कर बिखेर देता है। अपना देश अमीरों से भरा हुआ नहीं है कि जिनकी आमदनी के स्रोत अजस्त्र हों। आज लूटा देने पर कल कहीं दूसरी जगह से लूट लाया जाएगा। बचत करने वाले जानते हैं कि भोजन में से चिकनाई, बच्चों की पढ़ाई, बूढ़ों की दवाई में कटौती करके ही इतना कुछ बचाया जा सकता है जिसकी शादी के समय होली जलाई जा सके। समझा जाता है कि इससे हमारी औकात बढ़ती और बढ़ाई होती है, पर सही बात यह है कि हर समझदार आदमी इसे बेवकूफ़ी समझता और नालायकी पर लानत भेजता है। विवाह सारे संसार में होते हैं, जिनमें वे संपन्न देश भी हैं जिनकी औसत आमदनी 2000 रुपये मासिक है। उनके यहाँ भी आए दिन विवाह शादी होते हैं, पर उसका स्वरूप पारिवारिक उत्सव से बढ़कर नहीं होता। जिस तरह घर में 30 त्योहार होते हैं, किसी खास अतिथि का आगमन होता है, जन्मदिन मनाया जाता है, ठीक उतना ही स्वरूप विवाह शादी का भी होता है। इस अवसर पर लड़की की सहेलियां या अभिभावक कुछ उपहार भी देते हैं। वह विशुद्ध रूप में लड़की की अपनी संपदा होती है। लड़के वाले उसे झपटने की कोशिश नहीं करते। कोई करने लगे तो अपने जैसे लुटेरा माना जाएगा। दहेज को लड़का बेचने का व्यवसाय किसी भी प्रकार नहीं बनाया जा सकता। यदि सचमुच ही यह व्यवसाय हो तो फिर लड़के को उस राशि के बदले बंधुआ मजदूर की तरह रहना चाहिए और आजीवन ससुराल वालों का घरेलू नौकर बनकर सेवा करनी चाहिए। अन्यथा लड़के वालों द्वारा दबाव देकर छीनी गई रकम को दिन दहाड़े की गई डकैती माना जा सकता है। हिंदू समाज में कुछ घिनौनी रिवाजें चली आ रही हैं जिनके लिए उसे संसार भर के विचारशीलों द्वारा धिक्कार सहनी पड़ी। इनमें एक थी जन्म जाति के आधार पर ऊंच नीच की मान्यता, दूसरी स्त्रियों को दूसरे दर्जे का नागरिक, दासी के स्तर का माना जाना। संतोष की बात है इन दोनों प्रचलनों के विरुद्ध कानून भी बने और जनमत तैयार होने से प्रथा प्रचलन में भी अंतर आया। पर तीसरा प्रचलन खर्चीली शादियों का अभी भी जहाँ की तहाँ बना हुआ है। दहेज विरोधी कानून बन जाने पर भी उसे जिस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है। अपने देश की दरिद्रता का यह एक बड़ा कारण है। जब तक खर्चीली शादियां होती रहेंगी तब तक हम दरिद्र और बेईमान भी रहेंगे। इस अवरोध के रहते व्यक्ति और समाज की खुशहाली के स्वप्न देखना बेकार है। समझदारी का तकाजा है कि घर में शादी करनी हो तो उसका स्वरूप 30 त्योहार से बढ़कर ना हो। बारात की अधिकतम सीमा 10 व्यक्तियों की रखी जाए, ना जेवर चढ़ाए जाए, ना दहेज लिया जाए। बड़ा उत्सव किया जाए तो किसी त्योहार पर एक क्षेत्र के कितने ही विवाहों का संयुक्त समारोह गायत्री यज्ञ के नाम से किया जा सकता है। अन्यथा यह सबसे अच्छा है कि शांति कुंज हरिद्वार अथवा गायत्री तपोभूमि मथुरा में दोनों पक्षों के 5-5 अभिभावक आकर वर वधू का विवाह करा लें। यहाँ आने पर मार्ग व्यय के अतिरिक्त और कुछ खर्च नहीं करना पड़ता।